पिछले क्लास में हमने एसएमसी मेटल 2020 के क्वेश्चन चालू कर दिए थे। गुड मॉर्निंग। एसएमसी मेटल 2020 के क्वेश्चन चालू कर दिए थे, जिसमें 17 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। ये था आपका सेकंड क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड मेटल। ओके, इससे पहले कोल जो था वो कंप्लीट किया था हमने। सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड कोल था। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड मेटल अपन कर रहे हैं, और जिसमें 17 क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, एक जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि सर्कुलर के भी कहीं क्वेश्चंस देता है। ठीक है, सर्कुलर भी हमें लाइटली नहीं लेना है। आपका जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो एक तरफ से आप सर्कुलर भी पढ़ना चालू करें। ओके, क्योंकि देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपका जो 17 तक तो हमने कर लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। At 35 liter per minute flow rate of oxygen for chemical oxygen type self-generating सेल्फ रेस्क्यूअर है ना, सेल्फ रेस्क्यूअर है, केमिकल ऑक्सीजन टाइप विथ रेटेड ड्यूरेशन अप टू 30 मिनट्स एंड इंक्लूडिंग 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट और 30 मिनट वो है इसका। 30 मिनट्स के लिए उसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन रेजिस्टेंस ड्यूरिंग टेस्टिंग एज पर BIS स्टैंडर्ड शैल नॉट एक्सीड। अभी आपको कहाँ मिलेगा? सर्कुलर में मिलेगा। आप परेशान हो जाओगे कि ये क्वेश्चन आखिर दिया कहाँ पे, क्योंकि ये कहीं अपना न CMR में मिलेगा ना MMR में मिलेगा। ओके, ना आपको रिस्क की रूल में भी करेगा टेस्टिंग है। तो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है ना। जिस तो एक्चुअल इसमें जो हम सर्कुलर देखेंगे, ये जैसे सर्कुलर है, इसमें आपको ये मिलेगा कि टेस्टिंग के लिए जो अपन कर रहे हैं ठीक है, उसका सेल्फ कंसर्न रेस्क्यूअर का जो अपन सेल्फ रेस्क्यूअर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नॉट मोर देन 10 रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्सलेशन ब्रीथिंग रेजिस्टेंस हो जा रहा है नॉट मोर देन 10 MBR मिली बार, और इनहेलेशन ब्रीथिंग रेजिस्टेंस हो जा रहा है नॉट मोर देन 10 मिली बार। तो ये क्वेश्चन पूछा है आपका कि सम ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन रेजिस्टेंस ड्यूरिंग टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग के दौरान जो सम क्या रहेगा आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन रेजिस्टेंस का, मतलब 10 + 10 20 होना चाहिए, क्योंकि आपका आंसर है 20 मिलीबार। ठीक है, देखिए यहाँ भी क्या है, इनहेलेशन का 10 दिया है और एक्सहेलेशन का 10, और क्वेश्चन में पूछा है दोनों का सम कितना होगा। ठीक है, दोनों का सम हो जाएगा 10 मिलीबार। ये सर्कुलर मिला, और कहीं रेस्क्यू रूल वगैरह में दिया है कि नहीं, कंफर्म करके अपन इस क्वेश्चन को भी डाउट में रखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ PERT एंड CPM इज वैलिड। ठीक है, हमने PERT और CPM पढ़ा है, क्रिटिकल पाथ मेथड है ना। तो PERT और CPM के बारे में कौन सा वैलिड है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये चार जो पांच ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सा PERT और CPM के लिए सही ऑप्शन है। ठीक है, पहला है क्वेश्चन नंबर 19 है ना, लेवलिंग एंड स्मूथिंग आर द टेक्निक्स रिलेटेड टू रिसोर्स शेड्यूलिंग एंड CPM। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लेवलिंग एंड स्मूथिंग। ठीक है, PERT CPM में लेवलिंग का काम नहीं है। ऑप्शन बी है बेसिक। बट सी क्या है,
PUT is event oriented while CPM is activity oriented। ठीक है, हमने ये देखा था ना, इस तरीके का हम आप पढ़े होंगे जब इसके बारे में, है ना। तो पहले ये टास्क पूरा होगा, फिर ये टास्क पूरा होगा, तो इवेंट ओरिएंटेड रहता है PUT, और CPM क्या होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड, है ना। ये जो भी एक्टिविटी बीच में रहेगा ये CPM ओरिएंटेड रहता है, ये सही आंसर है। PUT इज प्रोबेबिलिस्टिक while CPM इज डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, PUT क्या होता है, प्रोबेबिलिस्टिक, एंड CPM क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, डी ऑप्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा PUT is event and oriented and CPM is activity oriented। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज पर माइंस एक्ट 1952 अ माइंस डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, माइंस एक्ट 1952 में किसे माइंस नहीं कहा गया है, ऑल मशीनरी इन और रिलेशन टू एंड बिलोंगिंग टू अ माइन। माइन के अंदर जितने भी मशीनरी होते हैं वो क्या माइंस कहलाते हैं। ठीक है, ओके, हमारा जो डेफिनेशन आप पढ़ोगे उसमें ये लिखा है कि जितने भी मशीनरी माइंस के अंदर है वो सब माइंस के अंदर कहलाएगा, है ना। माइंड डज नॉट इंक्लूड, वो सब इन माइंस में इंक्लूड होते हैं। नॉट इंक्लूड क्वेश्चन पूछा है, एनी प्रीमाइसेस फॉर द टाइम बीइंग यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग सैंड बीइंग प्रीमाइसेस एक्सक्लूसिव ऑक्यूपाइड बाय द ओनर ऑफ द माइन। ठीक है, तो सैंड वगैरह निकलता है, उसको डिपॉजिट करने के लिए कोई ऐसा जगह कुछ समय के लिए अगर रखेंगे तो वो भी क्या माइंस इंक्लूड कहलाएगा उसमें। रेलवे इन और एंड बिलोंगिंग टू अ माइन, माइन के अंदर या आसपास जो भी रेलवे है माइंस को बिलोंगिंग करता है वो भी माइंस में इंक्लूड होगा। चौथा ऑप्शन क्या है, सब स्टेशन सप्लाइंग पावर सोनली टू अ हॉस्पिटल ऑफ माइन। देखिए ये क्या हो गया, जो पावर जो सप्लाई हो रहा है सब स्टेशन से वो कहाँ, सिर्फ और सिर्फ सोलली लिखा है ना, सोलली, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल ऑफ अ माइन, माइन का जो हॉस्पिटल हमने बनाया होगा उसके लिए है, तो ये माइंस में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, एक तो सब स्टेशन है और वो पावर कहाँ सप्लाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में, तो ये माइंस में इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेटेड अंडर द माइंस रूल 1955। ठीक है, जो वर्कमैन इंस्पेक्टर हम नॉमिनेट करते हैं वो कितने साल का उसका कार्यकाल हो सकता है, टेन्योर होता है ना, कितने साल के लिए उसे चुना जाता है, उसके बाद दोबारा आपका चुनाव होगा या नॉमिनेट किया जाएगा किसी और को। ठीक है, तो 3 साल के लिए आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर का क्या होता है, कार्यकाल, टेन्योर जो भी बोल दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का बी। क्वेश्चन 22 देखिए, व्हाट सिम्टम्स आर एसोसिएटेड विथ हीट एग्जॉशन। देखिए ये हीट एग्जॉशन से रिलेटेड सर्कुलर निकाला डीजीएमएस ने, है ना, पिछले 2 साल से कंटिन्यू निकाल रहा है कि हीट वेव से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या उससे आपका सिम्टम्स आ सकता है ना। तो अपन वो सर्कुलर भी अच्छे से पढ़ेंगे। What symptoms are associated with heat exhaustion? Dizziness, profuse sweating, cool and moist skin, fatigue, है ना। तो देखिए जब हीट एग्जॉशन होता है ना, कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब शरीर आपका थक जाता है गर्मी के कारण, है ना, तो उसमें आपको गर्मी के कारण जब आपका बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाएगा, उसमें आपकी बॉडी में क्या-क्या सिम्पटम्स दिखेंगे। ठीक है, डिजीनेस दिखेगा बिल्कुल, स्वेटिंग होगा, कूल एंड मॉइस्ट स्किन, जो आपका स्किन है वो एकदम ठंडा और मॉइस्ट हो जाएगा, फटीग, थकान होगा। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो नए नए सर्कुलर निकाल रहे हैं रिज्यूमे, उससे भी ये क्वेश्चन जो उस सर्कुलर को अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है कि कौन से हीट के कारण क्या क्या होता है और उसमें आपके बॉडी में क्या क्या फर्क पड़ता है और आप उससे कैसे बच सकते हैं, ये भी उसमें लिखा रहता है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, क्रॉस हमने पढ़ा है, आरएमआर जिसे कहा जाता है वो क्या है, क्रॉस मास रेटिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तो क्या है,
पहला ऑप्शन, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। रॉक का प्रॉपर्टी फिजियो और केमिकल प्रॉपर्टी रॉक। तीसरा सी ऑप्शन देखिए क्या है, फिजियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। ओके। चौथा है जियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। ठीक है, तो रॉक मास रेटिंग जो हम जिससे पता करते हैं कि हमारा जो रूफ है, जो छत का रूफ है, वो कितना ज़्यादा किस क्वालिटी का है, बैड है, गुड है, वेरी गुड है ना। तो उसमें क्या आरएमआर क्या है, जियो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक। ठीक है। इन अ माइन 95% are employed in first shift. How much drinking water shall be provided whole of the shift as per Mines Rule 1955? ठीक है, तो कम से कम 150 लीटर अपना एटलीस्ट 150 लीटर वाटर क्या रहेगा हमें पूरे शिफ्ट में अवेलेबल रखना है। ठीक है, कम से कम 150 लीटर एटलीस्ट 150 लीटर ड्रिंकिंग वाटर अपने को अवेलेबल रखना है। ओके, एक मिनट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो माइनस रूल 95 करता है क्या, 1.5 लीटर पर पर्सन हमें 1.5 लीटर पर पर्सन देना है, तो इससे 95 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 150 के आसपास आएगा। ठीक है, 140 समथिंग आएगा, 142, है ना। तो 150 से ज़्यादा ही रखना है ना। एटलीस्ट 150 लीटर, कम से कम, सॉरी, है ना, कम से कम 142 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पर पर्सन का अपना रूल कहता है कि एक आदमी के लिए 1.5 लीटर। ठीक है, एक आदमी के लिए 1.5 लीटर अपने को पानी रखना है। तो अगर 95% हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तो 95 इंटू 1.5 करेंगे, 142 अप्रॉक्स आएगा। इसलिए कम से कम एटलीस्ट 150 लीटर हमें पानी रखना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैंडेज। चलिए, ये फर्स्ट का क्वेश्चन है कि बैंडेज क्या करता है ना। जो आप घर में भी बैंडेज वगैरह यूज करते हैं तो वो क्या करता है। पहला ऑप्शन है टू ईज पेन, पेन को कम करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, टू अप्लाई डायरेक्टली टू अ वुंड, सोक अ ब्लड, ब्लड को सोखने के लिए, बिल्कुल गलत। टू अप्लाई ऑन बिग कट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ बड़े कट के लिए अप्लाई किया जाता है, ये भी गलत। टू अप्लाई ऑन स्मॉल कट्स ओनली, ये भी गलत बात है कि सिर्फ और सिर्फ छोटे कट्स में बैंडेज यूज होता है। टू होल्ड ड्रेसिंग इन प्लेस, अप्लाई प्रेशर एंड कंट्रोल ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल सही, है ना। जो ड्रेसिंग आप करते हैं वो अपने जगह पे रहे, इसलिए भी यूज किया जाता है बैंडेज को। ठीक है, बैंडेज जो आपका चपकने वाला टेप रहता है ना, उसे बैंडेज कहते हैं। व्हाट इज अ व्हाट इज अ कंडुइट। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ, पहले भी हमने ऊपर पढ़ा है ना। तो ये क्या है, एक पाइप जैसा रहता है जिसके अंदर से केबल वगैरह जाता है। ठीक है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो या तो मेटेलिक भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है, ये याद, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, सिर्फ मेटेलिक लोग याद रखते हैं। तो एक ट्यूब होता है, चाहे, है ना, ऐसे गोला सा एक ट्यूब रहेगा जिसके अंदर से क्या होगा, आपका केबल वगैरह पास होगा। वो मेटेलिक भी हो सकता है, नॉन मेटेलिक भी हो सकता है। अ ट्यूब इधर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक यूज फॉर cables or cable to pass through for protecting them for mechanical damage when placed inside। ठीक है, इसके अंदर से अगर अपना केबल वगैरह पास होगा तो मान लो इसमें कुछ पत्थर वगैरह गिर गया तो केबल डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ड्यूट। क्वेश्चन 27 देखिए क्या है, इफ अ पर्सन सर्विस commences on a day other than first day of January, he is deemed to have completed a calendar year service if he works underground for। चलिए, अगर कोई बंदा है वो सर्विस में आता है पहला दिन, जनवरी के पहले दिन नहीं आता है, ठीक है, तो उसका कैलेंडर ईयर, अगर वो अंडरग्राउंड में काम कर रहा है तो उसका कैलेंडर ईयर ऑफ सर्विस कब कंप्लीट होगा, है ना। तो 50% ऑफ द डेज ऑफ द रिमेनिंग पीरियड।
ठीक है। जब रिमेनिंग जितने दिन उसके बचे हैं उसका 50% डेज भी वो काम करेगा तो उसका कैलेंडर ईयर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखिए, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेक सिस्टम इन एलएचडी, ठीक, अंडरग्राउंड माइंस में लोड हॉल डंप चलता है। व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट शैल बी कंडक्टेड, ठीक है, हम ब्रेक टेस्ट कर रहे हैं लोड हॉल डंप का, एलएचडी का ब्रेक का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके का टेस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, फेड एंड रिकवरी टेस्ट। पहला क्या है, फेड एंड रिकवरी टेस्ट। दूसरा है टॉर्क व्हील टेस्ट, ठीक है। दूसरा है टॉर्क व्हील टेस्ट। और क्या ऑप्शन है, डिक्सलरेशन टेस्ट। एक्सलरेशन होता है उसी तरीके से उसका अपोजिट क्या होता है, डिक्सलरेशन टेस्ट। ओके। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन ए एंड सी। और ई क्या है, स्टैंड स्टिल टेस्ट। ठीक। तो डिक्सलरेशन टेस्ट किया जाता है ब्रेक सिस्टम में, एक तो ये हो गया। और क्या किया जाता है आपका, फेड एंड रिकवरी टेस्ट। इसका आंसर क्या है, डी, फेड एंड रिकवरी टेस्ट भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए एंड सी इसका सही है ना। तो एलएचडी का जो ब्रेक टेस्ट किया जाता है उसमें ये डिक्सलरेशन टेस्ट एंड फेड एंड रिकवरी टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन 29 देखिए, वर्क स्टडी इज अ मेथड ऑफ इन्वॉल्विंग, हाँ, वर्क स्टडी आपने पढ़ा होगा। तो वर्क स्टडी जब करते हैं उसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है ना, मेथड मोशन, टाइप मोशन, वर्क स्टडी एंड ऑल ऑपरेशन, टाइम एंड मोशन, मेथड एंड मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है, वर्क स्टडी में हम टाइम भी स्टडी करते हैं और मोशन भी स्टडी करते हैं, कितना टाइम लग रहा है ना, कैसे क्या हो रहा है, ये सारा कुछ वो अपडेट करते हैं। तो वर्क स्टडी में आपका ये तीनों रहता है। ओके, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ये सारा कुछ आपका वर्क स्टडी में रहेगा। और ये दोनों रहता है, वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। एक मिनट, मैसेज क्या है, हाँ, चलिए। क्वेश्चन 28 का आंसर हो गया डी, 29 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एज पर डीजीएमएस टैक सर्कुलर, ठीक है, हाँ 28 का ही 26 का डी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एज पर डीजीएमएस टेक सर्कुलर, एज पर डीजीएमएस टेक्निकल सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2012, ठीक है, सर्कुलर का क्वेश्चन फिर से आ गया। पीएमई ऑफ माइन एम्प्लॉयज above the age of 60 years shall be carry out at least once in, ठीक है, अगर 60 साल से ज़्यादा का कोई एम्प्लॉय है और वो काम कर रहा है तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पीएमई जो बोलते हैं, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, वो कितने साल के अंदर में होगा, है ना। तो इसका क्या है, हर साल होगा। अब बोलेंगे 7 साल में तो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं उसमें अगर आप 7 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हर साल आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारा जो सर्टिफिकेट आजकल डीजीएमएस इशू कर रहा है वो क्या पहले 60 साल बाद वैनिश हो जाता था, लेकिन अब क्या है, हर साल आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा करके अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 31 देखिए, latrines shall be provided at a scale of at least one seat for every dash males and at least one seat for every dash females employed at one time in the mine, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी
क्या है आपका 50-50 इसका लैट्रिन वर्क कब प्रोवाइड किया जाता है, जब 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई काम करेंगे। तो एक 50 लोग पे एक सीट और फीमेल भी है तो 50 लोगों पे एक सीट क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा बी। Question 32. How many breathing apparatus of type short duration self-contained breathing apparatus shall be provided at rescue station? ठीक है, जो रेस्क्यू स्टेशन हमारे आसपास रहता है, तो रेस्क्यू स्टेशन में कितने ब्रीथिंग apparatus हमें रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी ब्रीथिंग apparatus of type शॉर्ट ड्यूरेशन सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग apparatus कितने नंबर ऑफ ब्रीथिंग apparatus हमें अपने रेस्क्यू स्टेशन में रखना है, ये क्वेश्चन है ना। तो शॉर्ट वाले कितने रखने रहते हैं, 6 ब्रीथिंग apparatus आपके शॉर्ट वाले रहेंगे। क्वेश्चन 33। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कन्वर्जेंस रिकॉर्डर इन माइन वर्किंग। ठीक है, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या होता है, ये आपका रूफ है, ये आपका फ्लोर है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या है, इस तरीके से कन्वर्जेंस रिकॉर्डर लगा देते हैं। इसमें रीडिंग वगैरह अपन देख सकते हैं, रीडिंग इसमें देखते हैं। तो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या करता है, इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग फॉल ऑफ रूफ वेल इन एडवांस। क्वेश्चन नंबर 33। इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ लाइकली चांसेस ऑफ फेलियर और डंप। देखिए अंडरग्राउंड में यूज हो रहा है तो डंप में फेलियर वगैरह कन्वर्जेंस रिकॉर्डर का कोई मतलब नहीं। इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ एयर ब्लास्ट वेल एडवांस। ठीक है, एयर ब्लास्ट का इंडिकेशन दे देता है, ये भी गलत बात है। ये क्या करता है, गिव्स इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग फॉल ऑफ रूफ वेल एडवांस। ठीक है, एडवांस में आपका इंडिकेट दे देगा कि आपका रूफ फॉल होने वाला है। ठीक है, इसमें कन्वर्जेंस रिकॉर्डर में आप हमेशा रीडिंग देखते रहेंगे कि ये फ्लोर और रूफ का डिस्टेंस कम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, रूफ फॉल होगा मतलब ऊपर से ये नीचे आएगा, तो अचानक से नहीं आ जाता, थोड़ा थोड़ा आते आते फिर पूरा रूफ फॉल होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि ये फ्लोर और रूफ के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेशन दे रहा है रूफ फॉल का एडवांस में। ठीक है, तो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर इस तरीके का होता है। क्वेश्चन 34 देखिए, 34। एवरी पर्सन प्रपोज टू बी एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड इन अ माइन शैल अंडरगो। ठीक है, अगर अंडरग्राउंड माइन से कोई काम करना चाहता है तो वो उसे क्या ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, है ना। जो वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह होता है उसमें क्या ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। थ्योरेटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग एज पर सेकंड शेड्यूल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन एक्चुअल ऑपरेशंस फॉर नॉट लेस देन 6 वर्किंग डेज। ठीक है, तो आप देखिए ये जो हमारा डिस्कशन हो रहा है इससे ये भी समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जो वीटीसी रूल हम पर पढ़ेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कितना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब दिया जाता है ना, किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ये सारा कुछ हमें वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ना है। नॉट लेस देन 6 वर्किंग डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन एक्चुअल ऑपरेशन और थ्योरेटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग एज पर सेकंड शेड्यूल। दूसरा ऑप्शन है थ्योरेटिकल एंड गैलरी ट्रेनिंग एज पर सेकंड शेड्यूल। ठीक है, ये तो सही है। एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन एक्चुअल ऑपरेशन फॉर नॉट लेस देन 12 वर्किंग डेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही है। 12 वर्किंग के डेज के लिए आपको एक्चुअल ऑपरेशन ट्रेनिंग दिया जाएगा कि माइंस में ले जा करके एक्चुअल ट्रेनिंग दिखाया जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा काम होता है। थर्ड का गेटिंग नॉट फर्स्ट शेड्यूल, यहाँ ये गलत हो गया, फर्स्ट शेड्यूल के लिए सेकंड शेड्यूल होता है। नॉट लेस देन 6 डे नहीं 12 डे होता है। ठीक है, यहाँ भी देखो क्या है, सेकंड शेड्यूल तो ठीक है लेकिन 10 डेज कर दिया। ठीक है, 20 डेज कर दिया। तो ये अपना एक्चुअल आंसर क्या है, 12 डेज के लिए, वर्किंग डेज के लिए ऑपरेशन ट्रेनिंग होता है। ठीक, चलिए कंटिन्यू करते हैं। फॉर एन इमरजेंट मीटिंग ऑफ द कमिटी डैश डेज ऑफ क्लियर नोटिस शैल बी गिवन। ठीक है, कमिटी जो सेक्शन 12 एक्ट वाला कमिटी है उसमें अगर अर्जेंट मीटिंग करना है, ठीक है, इमरजेंसी में कोई मीटिंग करना है तो कितने दिन पहले अपन नोटिस दे करके मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है,
कम से कम 2 दिन का समय देना है, क्योंकि कमेटी में क्या होते हैं, लोग एक ही जगह काम नहीं कर रहे हैं, कोई दिल्ली में है, कोई धनबाद में है, कोई इधर है, कोई उधर है, इसलिए कम से कम 2 दिन का समय देना पड़ता है। तो एटलीस्ट 2 डेज का क्लियर नोटिस देना पड़ेगा कि इमरजेंसी कुछ हो गया, जैसे कुछ बड़ा हादसा डिजास्टर हो गया किसी माइंस में, तो कमेटी का मीटिंग अगर करना है तो 2 दिन का एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा सारे कमेटी मेंबर को। क्वेश्चन नंबर 36, द बिगिनिंग पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट इज नोन एज। ठीक है, प्रोजेक्ट का जो बिगिनिंग पीरियड रहता है ना, शुरुआत हो रहा है किसी माइंस का, कोयला, कोई कोल ब्लॉक हमें मिल गया, जमीन मिल गया, उसे हमें क्या करना है, माइनिंग चालू करना है। तो जो बिगिनिंग पीरियड कहता है जहाँ तक अपने को कोयला मिलना चालू नहीं होता है ना, जमीन है, अभी कोयले का प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ, हम कोयला तक पहुंचे नहीं है, तो उस पीरियड को कहा जाता है गैसेशन पीरियड। ठीक है, गैसेशन पीरियड कहा जाता है जब आपको, आप माइनिंग चालू कर देते हैं लेकिन कोल ब्लॉक तक आप पहुंचे नहीं हैं। ठीक है, वहाँ आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो हो गया आपका गैसेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 37, साइडोसिस इज कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ। ठीक है, जो हमारा डस्ट लंग डिसीज है, ठीक है, लंग डिसीज क्या है, डस्ट से अपना लंग डिसीज होता है, न्यूमोकोनियोसिस, सिलिसोसिस, साइडोसिस, है ना। तो साइडोसिस जो डस्ट, जो हमारा बीमारी है, वो कौन से डस्ट लेने से होता है। ठीक, तो एक हो गया पहला यूरेनियम, दूसरा ऑप्शन है आयरन ओर, एस्बेस्टोस, मैंगनीज और कॉपर। ठीक है, तो साइड्रोसिस, चलिए बताइए, अगर कंफर्म है तो बताइए, नहीं तो इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। साइड्रोसिस कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ गैस। 47 का बी दिख रहे हैं आपने, आयरन ओर, बिल्कुल, है ना। ये मेटल का ही अपना क्वेश्चन है, समझिए मेटल में ये बाकी कोल में भी आता है। तो आयरन ओर के कारण क्या होता है, साइड्रोसिस होता है। ठीक है, इसी तरह सिलिसोसिस सिलिका डस्ट के कारण होता है ना। एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टस डस्ट के कारण होता है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, साइडोसिस के साथ साथ और क्या होता है, सिलिसोसिस होता है, वो सिलिका डस्ट के कारण होता है। एस्बेस्टोसिस होता है, वो एस्बेस्टस डस्ट के कारण होता है। और साइड्रोसिस जो है वो आयरन ओर के कारण होता है। For dealing a misfire, a relieving hole shall be drilled in such a direction that at no point shall it be nearer than 30 centimeter from the misfired hole। ये तो चलो एवरग्रीन क्वेश्चन है, सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 39, what is the minimum number of members of the committee constituted under section 12 of the Mines Act 1952 required to be present including chairman for transaction of any business। ठीक है, जो कमिटी सेक्शन 12 वाली कमिटी है, अ, उसका कब तक, कितने, कम से कम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे तभी आपका मीटिंग हो चालू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 39, है ना, लेकिन इंक्लूडिंग चेयरमैन लिख दिया। ठीक है, इंक्लूडिंग चेयरमैन लिख दिया है, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर 4 होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताएं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 39, 39 है ना, 38 रेडी, ठीक है। 39 बताए, इसकी अपन को देखना पड़ जाएगा, या तो फिर 3 है, लेकिन इंक्लूडिंग चेयरमैन लिख दिया है, इसलिए 4 इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, तो इसका आंसर 4 मान के चल रहे हैं। अगर आपको क्लियर कुछ हो तो उस मैसेज कर दिए। और द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल परमिटेड इन एनी पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल apparatus यूज इन अंडरग्राउंड माइंस। ठीक, अंडरग्राउंड में कोई ऐसा पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल अपरेटस है जिसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, ले जाया जा सकता है, उसके पीछे जो केबल रहेगा, इलेक्ट्रिक केबल रहेगा, उसका मिनिमम लेंथ कितना होता है ना। तो इससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो अंडरग्राउंड में ज़्यादातर पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल क्या है, आंसर 100 मीटर रहता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मीथेन इज, मीथेन, मीथेन कहाँ पाया जाता है, आप देखेंगे रूफ में। ठीक है, हवा से उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है, तो वो क्या है, हवा, वो मीथेन यहाँ रूफ में पाया जाता है। तो मतलब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, हवा से कम होती है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या है? 0.554। ओके, हवा मान लीजिए 1 है तो उससे कम ही होगी, तो 0.554 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मीथेन है ना। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीथेन क्योंकि माइंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, तो हमें मीथेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए। द एरियाज ऑफ वर्किंग आर टू बी इंस्पेक्टेड बाय अ माइनिंग मेट डैश बिफोर द वर्क स्टार्ट। ठीक है, जो माइनिंग मेट के अंदर जो भी एरिया दिया गया है, वो वर्क स्टार्ट होने से कितने घंटे पहले पूरा इंस्पेक्शन करके आएगा। ठीक है, तो 2 घंटा, इसका CMR में भी 2 ही घंटा है, MMR में भी 2 आवर्स है। CMR में है माइनिंग सरदार 2 घंटे पहले पूरा एरिया को स्टार्ट होने से पहले चेक करके इंस्पेक्शन करके आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, एज पर माइन रूल 1955 फॉर्मेट ऑफ एम्प्लॉय रजिस्टर सैलरी मेंटेन इन। ठीक है, माइन्स रूल 1955 बोल रहा है। 1955 के अकॉर्डिंग जो माइंस रूल है, इसके एम्प्लॉय रजिस्टर जो होगा वो किस रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा? फॉर्म ए। एज पर माइन रूल फॉर्मेट ऑफ एम्प्लॉय रजिस्टर सैलरी मेंटेन इन फॉर्म ए। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ए। व्हाट इज मोर सीरियस? ठीक, बताइए, जो हमारे हीट से रिलेटेड जो हीट वेव से रिलेटेड जो बीमारी है, उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा बीमारी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, हीट बर्न, हीट क्रैम्प, हीट रैश। ठीक है, ये क्रैम्प, रैश, ये सबसे क्या है, आदमी कम से कम जिंदा रहता है ना। हीट बर्न में कम से कम जिंदा रहता है, हीट एग्जॉशन में कम से कम जिंदा रहता है, लेकिन हीट स्ट्रोक एक ऐसा चीज है, अचानक से मार दिया हीट स्ट्रोक तो उसमें डेथ होने के चांस हो जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीरियस क्या है? हीट स्ट्रोक। सॉरी, व्हाट आर द प्लेसेस इन अ माइन टू बी कीप्ड इफेक्टिवली फेंस। ठीक है, माइंस में कौन से ऐसे जगह हैं उन्हें हम फेंस रखेंगे? अ सब्सिडेंस ऑफ द सरफेस अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन के कारण कहीं सब्सिडेंस हो गया है तो उस जगह को फेंसिंग करने बोल रहा है। चलिए, ये सही बात बोल रहा है ना, कि उस जगह को अपन फेंसिंग कर देंगे कि हाँ सब्सिडेंस हुआ है, वहाँ कोई जा ना सके। An excavation extended within a distance of 15 मीटर from a public road or any building। ठीक है, कहीं भी पब्लिक रोड है या बिल्डिंग है, वहां से 15 मीटर पहले अपन फेंसिंग कर देंगे। यहाँ हमारा खदान चल रहा है और 15 मीटर के बाद अगर 15 मीटर के अंदर अपना बिल्डिंग या रोड है तो उसे फेंसिंग करेंगे, ये भी सही बात है। एवरी एंट्रेंस फ्रॉम अ रोडवे इन अ माइन टू अ पार्ट ऑफ द माइन which is for the time being is neither being word or nor being used for any purpose। ठीक है, माइंस में कोई भी ऐसा रोड जो माइंस की तरफ जा रहा हो, लेकिन क्या है, वो माइंस बंद हो चुका है। ठीक है, तो उस जगह को आप फेंसिंग कर देंगे ताकि कोई गलती से अंदर ना चला जाए। Every entrance to a shaft, winds, overpass, shoots from store or other dangerous places। ठीक है, जितने भी डेंजरस प्लेस है, शाफ्ट, विंड, शूट, जहाँ भी है, हर शाफ्ट का एंट्रेंस वगैरह सबको हम फेंसिंग करके रखेंगे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द सिम्टम ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। इनमें से कौन सा इंटरनल ब्लीडिंग का सिम्टम्स है ना, ये भी खतरनाक चीज है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है ना, वो तो खून अंदर अंदर ब्लीडिंग हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वार्म ड्राई स्किन, नन ऑफ दिस, शैलो एंड रैपिड ब्रीथिंग। ओके, तो ये आपका होना चालू हो जाएगा कि आपका जो ब्रीथिंग है वो शैलो एंड रैपिड ब्रीथिंग है। स्लो स्ट्रॉन्ग पल्सेस, नॉर्मल मेंटल स्टेटस। ठीक है, नॉर्मल मेंटल स्टेटस नहीं, अब मतलब घबराहट होगी। पल्स आपका स्लो और स्ट्रांग हो जाएगा, ये गलत है। इसका मेन आंसर क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग अगर होता है तो शैलो एंड रैपिड ब्रीथिंग।
एक ये है, और एक चीज है इंटरनल ब्लीडिंग, आपके कान से खून निकलना चालू हो जाएगा, आपके नाक से खून निकलना चालू हो जाएगा। तो जो कान से खून निकलता है तो उसमें भी अपन समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ऑप्शन में नहीं है, और ये आपका ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है, शैलो एंड रैपिड ब्रीथिंग। क्वेश्चन नंबर 47, who shall make the bylaws for conduct of examination and grant of certificate of competency। ठीक है, जो सर्टिफिकेट, जो भी एग्जाम मान लीजिए होगा डीजीएमएस का, तो कौन बाईलॉज बनाता है एग्जामिनेशन को करेक्ट करने का, है ना। क्वेश्चन नंबर 47। तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन जो आप पढ़ते हो, ठीक है, बोर्ड, है ना, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन ये सब बाईलॉ बनाता है, कैसे कैसे एग्जाम होना है और कैसे सर्टिफिकेट को ग्रांट करना है। Question number 48. As per DGMS guidelines, permissible peak particle velocity at the industrial buildings not belonging to the owner of the mine is frequency greater than 25 Hz is dash millimeter second। ठीक है, ये भी सर्कुलर का क्वेश्चन है कि पीक पार्टिकल वेलोसिटी अगर ऑनर का कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का बिल्डिंग है ना, और ऑनर का नहीं है, तो उसका पीक पार्टिकल वेलोसिटी कितना होगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीक पार्टिकल आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं, ओके, माइंस में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, और ये दूर में आपका क्या है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, लेकिन ऑनर का भी नहीं है। क्वेश्चन क्या, नॉट बिलोंगिंग टू ऑनर, ठीक है, नॉट बिलोंगिंग टू ऑनर और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, है ना, और 25 हर्ज आपका फ्रीक्वेंसी, 25 हर्ज से ज़्यादा है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए 25 हर्ज से ज़्यादा वाला कॉलम ये हो गया, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ये नॉट बिलोंगिंग टू ऑनर पहला ऑप्शन है, तो ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है, और बिलोंगिंग टू ऑनर होता तो ये आता, लेकिन नॉट बिलोंगिंग टू ऑनर है, तो ये आ गया इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वाला कॉलम, और ये हो गया 25 हर्ज वाला कॉलम। इसका आंसर क्या होगा, 25 मिलीमीटर पर सेकंड, ठीक है, पीक पार्टिकल वेलोसिटी इन मिलीमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 25। इस चार्ट से बहुत से क्वेश्चंस बने हैं, ये चार्ट बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन हमेशा इससे बनते हैं, एक दो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो चार्ट दिया हुआ है इसे हमें बिल्कुल याद रखना है। ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ सेल्फ कंटेंट क्लोज सर्किट ब्रीथिंग apparatus, the minimum percentage of oxygen in the inhaled air as per BIS standard is, ठीक है। चलिए ये भी सर्कुलर का क्वेश्चन है कि आप सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus, जो क्लोज सर्किट ब्रीथिंग apparatus है, उसको आप टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस apparatus में मिनिमम परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना कम से कम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कितना कम से कम, पहले तो ये याद रखिए 20% नॉर्मल हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो 19 हो नहीं सकता, 17.5 हो नहीं सकता, ये दोनों में से एक रहेगा, 20.93 और 21%। बाकी आपका इसमें दिया हुआ है मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, कैलकुलेशन में दिया हुआ है। मिनिमम परसेंटेज, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ये हो गया, यूज थ्योरम में, ठीक है, सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्पियर। क्वेश्चन क्या था आपका, सेल्फ कंटेंट क्लोज सर्किल ब्रीथिंग apparatus।
हाँ, ये सेल्फ कंटेंट है ना, सेल्फ कंटेंट भी सेल्फ स्केयर है। इसका यही बोल रहा है आपको कितना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए इसमें, ये रहा, है ना। इनहेलेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम से कम 21% होना चाहिए, है ना, कम से कम 21% आपका इनहेलेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उसमें रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी क्या हो गया आपका 21%। अब विक्टिम बाय अ व्हीकल और टब वोमिटेड, ठीक है, किसी व्हीकल से या टब से हो गया है, व्हीकल या टब से हिट हो गया उसे, टब मतलब माइन टब वगैरह, या किसी भी गाड़ी से उसको चोट लगा है, और वो क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है और खांस रहा है, ब्लड भी निकल रहा है उसके मुंह से। ही इज ब्रेथिंग रैपिडली एंड पल्स इज वीक, ठीक है, रैपिडली ब्रेथ कर रहा है, पल्स इज वीक है एंड फास्ट है। व्हाट कैन बी हिज इंटरनल कंडीशन, ओके, तो उसका अंदर का क्या कंडीशन हो सकता है, फर्स्ट एड का ये क्वेश्चन है। तो जब खून निकलता है कान से, नाक से, मुंह से, ठीक है, कफिंग अप ब्लड, जब मुंह से, कान से, नाक से खून निकलता है तो उसका मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। तो ही हैज इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, मतलब कोई भी गाड़ी किसी विक्टिम को ठोक दिया है या माइंड टर्म से उसको चोट लग गया है, तो उसका ब्लीडिंग निकल रहा है, ठीक है, खांस रहा है और मुंह से ब्लड निकल रहा है, तो इसका मतलब है उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है। ठीक है, डायबिटीज, फ्रैक्चर, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ये सब अलग चीज है, इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 तक अपन आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। 25 मिलीमीटर पर सेकंड इज राइट, ओके। 48 सी, अच्छा जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है, 25 मिलीमीटर, ठीक है, वो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चार्ट बिल्कुल याद करिए। आपका सर्कुलर का भी क्लासेस चालू हो गए हैं, सर्कुलर से आप खुद देख रहे हो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं, है ना, तो उसको भी आप कंटिन्यू करिए, सर्कुलर को भी। ओके, ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। गुड डे। To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.